तो कल वाली क्लास में कोई डाउट है? स्क्रीन विजिबल है मेरी? विजिबल है। ओ, तो मुझे वो फायरवॉल ये सब ये फायरवॉल वाला था। अच्छा, मैं समझ फायरवॉल गया। वाला ठीक है। बाकी तो मैंने फिर से रिवीजन कर बताया। बाकी आपने कुछ घर पे जाके पढ़ा ऑनलाइन? हाँ। और चलो ठीक है, फायरवॉल का बताता हूँ आपको। चलो एक बेसिक रिवीजन सा कर लेते हैं वापस से। हब का तो ओके। हब का तो आपको पता ही होगा क्या होता है। बिल्कुल। हाँ ये जी। एक नेटवर्क डिवाइस होता है। हम्म। क्या ओके। बात में आ रही थी समझ? हाँ, मतलब जितना आपको पता है उतना बता दीजिए आपके बारे में, जितना आपको याद है। बेसिकली ये एक इंटर नेटवर्क डिवाइस है जो कि मल्टीपल डिवाइस को एक साथ कनेक्ट करता है। हम्म। और ये एक लेस इंटेलिजेंट डिवाइस है जो कि लेयर वन पे काम करता है। हम्म। लेस इंटेलिजेंट डिवाइस इसलिए है क्योंकि अगर आप कोई भी डाटा पैकेट आप अगर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को भेजना चाहते हैं हम्म। तो ये सारे मतलब ये सारे जो डिवाइस होते हैं ब्रॉडकास्ट कर देता है। हम्म। इसलिए ये सिक्योर भी ओके। सेम स्विच का है, बस ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट है और ये 3 टेबल्स बनाता है, ठीक है। ये भी इंटर जो है इंटर नेटवर्क के अंदर यूज किया जाता है, यानी कि सेम नेटवर्क में आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए। और ये दोनों ही जो है ये मैक एड्रेस का यूज करते हैं, ठीक है। बाकी ये मोड्स ऑफ स्विच हैं, यूजर मोड, प्रिविलेज मोड। इसके बाद ब्रिज जो है वो सेम, जो स्विच ने जो दो नेटवर्क बनाए या फिर जो नेटवर्क हैं अपने पास में, उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है ब्रिज। राउटर जो है इट प्रोवाइड्स ए रूट अस टू कम्युनिकेट, ठीक है। है। ठीक ये है। गेटवे का आपको पता ही होगा। गेटवे का और डिफरेंट डिवाइसेस को मतलब नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए होता है जो जो जिनसे सिमिलर होता है हाँ, तरीके मतलब गेटवे क्या है, इट कन्वर्ट्स द प्रोटोकॉल। मतलब जैसे कि मैंने आपको कोई चीज भेजी है पीडीएफ के अंदर, ठीक है। तो जब वो आपके नोड एंड पे पहुंचेगी, तो उस चीज को चेक करना कि हाँ इन्होंने पीडीएफ में भेजी है, आपको किस चीज में वो विजिबल होनी चाहिए। तो जो प्रोटोकॉल्स का कन्वर्जन है वो गेटवे का काम होता है, कि जो चीज जिस एक्सटेंशन में है, जेपीजी है, पीडीएफ है, एमपी4 है, एमपी3 है, उन सारों को चेक करना। और इस गेटवे जो काम करता है ना, वो बेसिकली काम करता है प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर, प्रेजेंट करने का काम करता है ये, कि जिस उसमें एक्सटेंशन में डाटा आया है, सेम उसी एक्सटेंशन में आपको विजिबल हो। तो अपन इसको ये बोल सकते हैं, इट इज द कन्वर्ज इट डू कन्वर्जेशन ऑफ द प्रोटोकॉल्स। ये प्रोटोकॉल्स को अंडरस्टैंड करता है। ये देखो लिखा हुआ है, इट सर्व्स ए कनेक्शन पॉइंट बिटवीन नेटवर्क दैट यूजेस डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं उनको अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए एक दूसरे के लिए काम करता है, ठीक है। बाद में एनआईसी कार्ड इज नेटवर्क अडेप्टर, जो हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवाता है, जहाँ से हमारे कनेक्शंस बनते हैं। ये मैंने आपको दिखाया भी था फोटो, अगर आपको याद हो तो। से। हाँ सर्वर का पता ही है, ये एक ये स्टोरेज हाँ। डिवाइस है सर्विस प्रोवाइड हम्म। और फायरवॉल क्या है? फायरवॉल, मान लो, इट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ आवर नेटवर्क विच मॉनिटर्स द ट्रैफिक। मतलब इसका बेसिकली काम है, जो भी नेटवर्क में अपने ट्रैफिक आ रहा है या फिर जा रहा है ना, उसको मॉनिटर करना और उसको एनालाइज करना। तो अपन सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं, फायरवॉल वर्क्स ऑन आवर नेटवर्क ओ टू मॉनिटर एंड एनालाइज द डाटा। कौन सा डाटा? इनकमिंग एंड आउटगोइंग दोनों।
ऑन बिहाफ ऑफ आवर प्री डिफाइंड पॉलिसीज, कि मतलब अपन ने जो भी पॉलिसीज बनाई है कि कौन सा डेटा या कौन से पैकेट्स अपने नेटवर्क में आ सकते हैं और कौन से अलाउ हैं बाहर जाने के लिए, कनेक्शंस बनाने के लिए, उन सारी चीजों का ये ध्यान रखता है। उन चीजों को ये मॉनिटर करेगा और एनालाइज करेगा। जो भी अपन ने पॉलिसीज बनाई हुई हैं, जो भी अपनी सेटिंग्स अपन ने, पॉलिसीज यानी कि इन बेसिक वर्ड सेटिंग है, कि आपने ये चीजें सेट कर रखी है, प्री डिफाइंड है पहले से, कि ये चीज ऐसी है तो ये हो जाएगा, अगर ये ऐसा नहीं है तो ये नहीं होगा। ठीक है, इस हिसाब से काम करता है। बाकी फायरवॉल का पूरा एक टॉपिक आएगा जिसमें मैं इसके बारे में डिफरेंस भी बताऊंगा, कैसे क्या क्या काम करते हैं सारों के, सारी चीजें बताऊंगा। ये बस बेसिक ओवरव्यू है ताकि आपको धीरे धीरे ये समझ में आने लग जाए। ठीक है। मोडेम जो है, मोडेम का काम है कि जो टेलीफोन लाइंस होती हैं उनके थ्रू डाटा का ट्रांसमिट करना। ठीक है। हाँ, ट्रांसमिट में ये सेंड भी करेगा, ये रिसीव भी करेगा केबल लाइंस के थ्रू। ठीक है। एक्सेस पॉइंट क्या है? एक्सेस पॉइंट इट्स लाइक ए वायरलेस डिवाइस विच प्रोवाइड्स अस द इंटरनेट। ठीक है। एक रिपीटर में कल थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो वो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, यहीं पे दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि और रिपीटर, हाँ मतलब जो नेटवर्क जहाँ वीक पड़ जाता है उसको बूस्ट अप करने के लिए हाँ, रिपीटर यूज होता है। बूस्टअप मान लो, मतलब या फिर जो जो सिग्नल्स अपने आ रहे हैं उनको वापस से रीट्रांसमिट करने के लिए ये काम करता है, कि अगर वो पूरे होने वाले हैं या फिर उनकी जो भी बैंडविड्थ है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि एक लिमिट के बाद में जाके, तो उन चीजों को बूस्टअप करने के लिए। ऑन लैन केबल्स देखते हैं, अगर फोटो आ जाती है तो। प्रॉपर इमेज तो इसकी नहीं आ रही है जैसे मुझे दिखानी थी, बट ऐसा नहीं होता है यार। क्योंकि आपने भी ये चीजें देखी हुई हैं, बस आपको एक बार मैं दिखा देता तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता। क्योंकि जैसे भी अब मैं आगे आपको ये भी पढ़ाऊंगा कि कौन सी केबल की लेंथ कितनी होती है, कितनी मीटर तक वो कितनी स्पीड दे सकती है, तो उसके बिहाफ पे ये लगाए जाते हैं कि कई मीटर्स की लेंथ जो होती है वो 100 मीटर ही होती है। तो 100 मीटर के बाद में उसकी लेंथ को, उसकी बैंडविड्थ तो स्पीड को वापस से इंक्रीज करने के लिए बीच में रिपीटर यूज होगा, उसके बाद में केबल वापस से कनेक्टेड होगी। मतलब ये होता है कुछ ऐसा ऐसा ही है, बस ये क्लोज होता है पूरे डब्बे में। बाकी प्रॉपर फोटो नहीं मिल रही है लगे हुए की। चलो कोई नहीं, छोड़ो। हमारे अगर मुझे मिलती है तो फिर मैं कल दिखा दूंगा ये चीजें। राउटर जो है वो दोनों का काम करता है, राउटर का और ब्रिज का। ठीक है। ये एक मॉडिफाइड डिवाइस है, प्रॉपर डिवाइस ये नहीं है। ठीक है। हम्म। फायरवॉल का डाउट क्लियर हुआ? हो जाता हाँ, फायरवॉल क्या काम करता है बताना। है वो। तो फायरवॉल मतलब वो डेटा को एनालाइज करता है। एनालाइज जिस एंड बात मॉनिटर, दोनों काम करता है ये। और कौन सा डेटा? अपना नेटवर्क का जो डेटा है,
सो इट्स एनालाइज एंड मॉनिटर आवर नेटवर्क डेटा। किसके बिहाफ पे, मतलब कैसे मॉनिटर करेगा, किसको आने देना, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड मॉनिटरिंग कर रहा है अपनी सोसाइटी की, ठीक है। सेम ये उसी की तरह है कि वो किस किस चीज को मॉनिटर करेगा कि हाँ अगर ये इस सोसाइटी का है तो आ जाएगा, अगर सोसाइटी का नहीं है तो किसी से बात करवा देगा कि हाँ मैं इसी सोसाइटी में रहता हूँ, ये मेरा दोस्त है या फिर फैमिली मेंबर है, इसको अंदर आने दो, ये मेरे घर पे जा रहा है। ऐसा तो ये क्या होगा, ये अपनी पॉलिसीज होगी सोसाइटी की कि अगर मैं इस सोसाइटी में रहता हूँ तो मैं इसमें आने के लिए अलाउ हूँ, या फिर मेरा कोई कजन है, रिलेटिव है, फ्रेंड है, तो वो भी अगर मेरे घर पे आ रहा है तो डायरेक्टली ना सही पर अगर वो मेरे से बात करवा देता है कि हाँ मैं इस फ्लैट में रहता हूँ तो वो भी अलाउड है। समझ में आया? जी। ओके। वॉइस और ऑडियो दोनों क्लियर है? क्लियर है। हाँ ठीक है। तो फायरवॉल का बेसिकली काम यही है कि ये मॉनिटर करेगा और एनालाइज करेगा, क्योंकि अकेले मॉनिटरिंग से तो क्या होगा, मॉनिटरिंग यानी कि देखना, ठीक है, और एनालाइज करना यानी कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो ये क्योंकि जो देखेगा उसको एनालाइज भी तो करेगा ना, तो ये दोनों चीजें साथ में आएंगी, मॉनिटर, इट्स मॉनिटर एंड एनालाइज आवर नेटवर्क ट्रैफिक, जो भी आ रहा है मतलब इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑन बिहाफ ऑफ अवर प्री डिफाइंड सिक्योरिटी पॉलिसी जो भी अपन ने बनाई हुई है। और ये सिक्योरिटी पॉलिसीज कैसे बनती हैं, कौन कौन से रूल्स लगते हैं, रूल लॉजिक कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा प्रैक्टिकल करके, ठीक है। तो उस टाइम पे ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपके। अब अपन ओके। स्टार्ट करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी से। नेटवर्क टोपोलॉजी मतलब क्या है, एक नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर वो बनता कैसे है, उसकी उसके कनेक्शंस अपन ने कैसे बनाए हुए हैं। मान लिया कि एक नेटवर्क है, उसमें 5 कंप्यूटर्स हैं यानी कि 5 एंड पॉइंट्स हैं, नोड्स हैं उसके। एक चीज याद रखना, नोड्स भी सेम होता है, एंड पॉइंट्स भी सेम होता है, कंप्यूटर मान लो, डिवाइसेज मान लो, ये सारी चीजें एक ही होती हैं। एंड पॉइंट यानी कि मतलब जो एंड का डिवाइस है, एंड डिवाइस कौन सा होता है, जो अपने पास में होता है, क्योंकि सर्वर अपने पास में नहीं होता, राउटर्स अपने पास में नहीं होते, स्विचेज अपने पास में नहीं होते, ये होता है नेटवर्क के बाहर, एंड यानी कि सबसे लास्ट की डिवाइस। तो एंड पॉइंट्स, नोड्स, ये सारी चीजें एक ही हैं, सिमिलर होती हैं, ठीक है। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट है एंड पॉइंट्स का, टू मेक ए नेटवर्क और मेकिंग कनेक्शंस बिटवीन एंड पॉइंट्स। जैसे कि समझें तो लॉजिकल एंड फिजिकल, यानी कि वो जो एंड पॉइंट्स हैं वो कैसे आपस में कनेक्टेड हैं, कैसा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपस में वो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड हैं, ये अपने को पता चलता है नेटवर्क टोपोलॉजी से। और जो नेटवर्क टोपोलॉजी है वो डिस्क्राइब करती है कि नेटवर्क का जो ट्रैफिक फ्लो होगा वो कैसे होगा। ये चीजें जैसे जैसे अपन मैं नीचे जाऊंगा उस टाइम पे मैं आपको बताऊं कि ट्रैफिक फ्लो का कैसे पता चलता है इसमें, ठीक है। तो ओके। अपना थर्ड पॉइंट है कि हाउ डिवाइसेज आर कनेक्टेड, जो कि मैंने बता दिया, एंड हाउ डाटा फ्लोज बिटवीन देम, कि डाटा कैसे उनके बीच में फ्लो हो रहा है। ये सारी चीजें अपने को टोपोलॉजी से पता चलती है, जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे अपन ने कनेक्टेड किए हुए हैं सारी डिवाइसेज, कैसे उनके बीच में कनेक्शंस बनाए हुए हैं, ये सारी चीजें। अब अपन देखते हैं टाइप ऑफ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी यहाँ पे 6 टाइप की लिखी हुई है, मेनली ये 6 ही होती हैं। जैसे कि बस आ गया, बस में क्या है, ये जो लाइन है दिख रहा है, कर्सर विजिबल है मेरा? हाँ, बिलीव है। ये जो फर्स्ट जो है ये बीच में, चलो यहाँ से दिखाता हूँ आपको प्रॉपर। बस टोपोलॉजी मान लिया ये है, ये जो बीच की लाइन है ना इसमें पाइप जैसा जो है, इसको अपन बोलते हैं बैकबोन, ठीक है। कि पूरे ओके। सिस्टम के बीच में सिर्फ एक ये ही कनेक्शन है, और इससे फिर अलग अलग इन्होंने कनेक्शन बना दिए, यहाँ से एक कंप्यूटर कनेक्ट कर दिया, यहाँ से दूसरा कर दिया, यहाँ से तीसरा कर दिया, यहाँ से फोर्थ कर दिया, ठीक है।
तो होता क्या है कि ये एक ही लाइन के थ्रू जुड़े होते हैं, बस मतलब सिंगल केबल के थ्रू सारे कंप्यूटर्स जुड़े हुए होते हैं। इसी वजह से अपन ये जो बीच में केबल है, ये जो बीच में कनेक्शन बना रही, इसको अपन बैकबोन केबल बोलते हैं, ठीक है। और जहां पे कनेक्टेड है, मतलब जो ये टी जैसा ये शेप बना रहे हैं, क्योंकि इधर से ये कंप्यूटर आया, इधर से ये केबल है, तो यहाँ पे जो कनेक्ट होता है इनको अपन बोलते हैं टी टर्मिनेटर, ठीक है। जो मतलब टी जैसे होते हैं, क्योंकि बात सिंपल सी है, अगर बीच में कोई कंप्यूटर कनेक्ट करना है, यानी कि केबल को बीच में से काटना पड़ेगा, जैसे कि अपन अपनी फिटिंग के टाइम पे जो पाइप्स होते हैं उसको कनेक्ट करते हैं, और वो टी जैसा लगता है, एक इस साइड में चला गया, एक अपोजिट साइड में, और एक ऊपर की ओर जाता है, राइट। सेम वैसे ही कनेक्टर यहाँ पे भी लगते हैं, जिससे एक केबल जो है कंप्यूटर वाली है ये कनेक्ट होगी, एक साइड से ये जो अपन ने कट किया ये उसमें कनेक्ट होगा, एक साइड से ये। तो यही है कि मतलब एक बैकबोन, और जो लास्ट में इनके होते हैं एंड पे, यहाँ पे अपन यूज करते हैं ये जो सफेद वाला पोर्शन है, दिख रहा है केबल के लास्ट में, यहाँ पे अपन यूज करते हैं टर्मिनेटर। टर्मिनेटर यानी कि एक एंड पॉइंट जो केबल को बंद बंद कर देता है, आगे से पैक रखता है। अब ये चीज अपन क्यों करते हैं, ताकि जो डेटा ट्रेवल हो रहा है इसमें, ट्रांसमिट जो अपन कर रहे हैं, वो लॉस ना हो, या फिर वो यहाँ पे जैसे ही पहुंचे तो वापस से रिफ्लेक्ट बैक ना हो, क्योंकि अगर वापस से वो रिफ्लेक्ट बैक होगा तो वो तो हमेशा के लिए इस केबल के अंदर ही घूमता रहेगा, राइट। तो इससे ट्रैफिक का जो कंजक्शन है वो भी बढ़ जाएगा, वही सेम डेटा बार बार घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। तो इस वजह से अपन टी टर्मिनेटर लगा, यहाँ पे टर्मिनेटर लगाते हैं लास्ट में, और टी टर्मिनेटर लगता है यहाँ पे कंप्यूटर्स के पास में, जो टी जैसा साइन बना रहा है, ठीक है, इनको कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए। ओके। हाँ, तो ये आपकी है बस टोपोलॉजी। इसके बाद में आती है रिंग टोपोलॉजी, मतलब ये स्ट्रक्चर है कि कैसे कैसे अपन कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब जैसे बस की और बात करें, तो बस में क्या हो सकता है, बस टोपोलॉजी कौन बनाता है, जिसका नेटवर्क छोटा है, जिसको इतना, क्योंकि सिंपल सी बात है, बीच में एक ही केबल है, एक केबल कितना ही डाटा कैरी करेगी, समझ रहे हो। जी। जी। तो अगर किसी का नेटवर्क छोटा है, 5 कंप्यूटर हैं, 10 कंप्यूटर हैं, तो उसके लिए ये यूजफुल है, क्योंकि ये चीप है, सिर्फ एक ही केबल यूज करनी है, 3-4 कनेक्शन बनाने हैं, उसके लिए जो टी पॉइंट्स हैं वो आ गए, और 2 टर्मिनेटर आ गए। तो ये बहुत ही सस्ती होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होती है, पर ये क्या लेस सिक्योर होती है फिर, क्योंकि एक ही वायर के थ्रू सारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर बीच में या फिर कहीं से भी वायर ब्रेक हो गया, कट हो गया, तो फिर पूरा जो स्ट्रक्चर है उसका, पूरा जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि सारी चीजें सिर्फ एक ही केबल के ऊपर है। अगर उस केबल को कुछ भी होता है, यानी कि सारे सिस्टम्स जो है उनके एंड पॉइंट्स हैं, उनके साथ में कनेक्शन टूट जाएगा। हम्म, ये जो रिंग है, अब ये रिंग देखते हैं, रिंग में क्या है कि सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है, मतलब एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट किया, दूसरे कंप्यूटर को तीसरे कंप्यूटर के साथ में कनेक्ट किया, ऐसे ही घुमा के सारों को आपस में कनेक्ट कर दिया। जी। तो ये वहां पे यूज होती है, मतलब सभी के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं कि हमें कैसा चाहिए, ठीक है। तो इसमें अगर देखें तो ये कब बन सकती है, ये उस टाइम पे बनेगी जब अपने सारे सिस्टम एकदम पास पास में है। जैसे कि आप ही के पास में आपका कंप्यूटर भी रखा हुआ है, आप ही का लैपटॉप भी रखा हुआ है, तो आपने जस्ट एक सिंपल वायर आपस में कनेक्ट किया, केबल कनेक्ट की, और वो आप दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। वहीं से फिर आपने आपका फोन लैपटॉप का जो यूएसबी पोर्ट आता है, सी पोर्ट आता है, उसमें कनेक्ट किया, आपका फोन भी कनेक्ट हो गया, समझ रहे हो। और फिर जो फोन है उसको वापस से आपने इसके साथ में, आपका जो लैपटॉप था इसके साथ में कनेक्ट कर दिया, तो एक बन गया ना, मतलब सिंपल एकदम पास पास में ही है। पर इसमें होता क्या है कि जो भी आप डेटा शेयर करोगे, वो जहां से शेयर हो रहा है, रुको अच्छे से समझाता हूँ, देखो इसको भी, आपको भी बेटर समझ में आएगा।
ये एक है, ये एक है, ये एक है। ये ऐसे रिंग टाइप में होती है, मतलब ये गोल होती है, ठीक है। जिसमें से मान लिया कि ये आपका है लैपटॉप, ये आपका है कंप्यूटर, और ये आपका है टेबलेट, ठीक है। तो इसमें है क्या कि अगर आप कोई भी चीज अपने लैपटॉप से ट्रांसफर करोगे और वो टेबलेट को करनी है, ठीक है, तो रिंग का एक वो होता है कि कौन सी साइड से जाएगा, तो हमेशा ये इस, नहीं, ये हमेशा इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, ठीक है। उस, क्लॉकवाइज। हाँ, क्लॉकवाइज। इसके बाद में ये ऐसे आएगा, और इसके बाद में ये ऐसे जाएगा। तो मतलब अगर आपको टेबलेट से कोई चीज भेजनी है और कंप्यूटर को भेजनी है, तो इसमें क्या है, टेबलेट जो है वो पहले लैपटॉप को शेयर करेगा, फिर लैपटॉप कंप्यूटर को शेयर करेगा। मतलब इसमें कोई भी नेटवर्किंग डिवाइसेस नहीं है, ना ही वो स्विच का यूज कर रहे हैं, ना ही वो हब का यूज कर रहे हैं। वो किसी भी डिवाइस का नहीं कर रहे हैं, जस्ट आपस में डिवाइसेज जो है उनको ही कनेक्ट कर दिया उन्होंने डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए। तो इसमें उनकी और भी कॉस्ट सेविंग हो गई। पर इसके जो फायदे नुकसान है वो यही है, प्रोज एंड कॉन्स उसके ये हैं कि जितना भी डेटा आप शेयर कर रहे हो वो एक दूसरे के थ्रू जाएगा। और मान लिया कि अगर गलती से यहां से ये चीज ब्रेक हो गई, तो सेम चीज इसमें है कि अगर यहां से ब्रेक हुई तो ये दोनों तो आपस में बात कर पाएंगे, पर ये नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो? हाँ। तो यही चीज है कि इसमें भी वो सेम पॉइंट आ गया कि एक ही केबल के ऊपर सारी चीजें टिकी हुई हैं, ठीक है। पर इसमें लेस सिक्योरिटी भी है। लेस सिक्योरिटी क्यों है? क्योंकि डेटा एक दूसरे के थ्रू जा रहा है। जो टेबलेट्स को अगर कंप्यूटर के पास में भेजना है, पहले ये लैपटॉप को के पास में जाएगा, फिर ये कंप्यूटर के पास में जाएगा। तो लैपटॉप को अगर कोई चीज सेक्रेटली कंप्यूटर को भेजने की इस लैपटॉप को पता ही ना चले, तो ऐसा इसमें नहीं हो सकता। तो ये इस वजह से लेस सिक्योर भी है, और इसके फेलियर के चांसेस भी ज्यादा हैं, क्योंकि सबके बीच में एक ही कनेक्शन है, ठीक है। एक अपना सेम आता है रिंग, रिंग जैसा ही, उसको वो थोड़ा सा रिंग का एडवांस वर्जन है, जिसको अपन बोलते हैं डुअल रिंग। मतलब उसमें क्या होता है, उसमें दो वायर्स होते हैं, ये दो वायर्स हैं। तो इसमें पहले क्या होगा, पहले तो ये डाटा ट्रांसफर करेगा एंटी क्लॉकवाइज, राइट, जो अपना कर रहा था। अगर कोई भी फेलियर आता है, जैसे मैंने बताया यहाँ से कनेक्शन टूट गया, ठीक है, ये केबल खराब हो गई, या फिर इसने ऐसे भेजा, ट्रांसमिट होके एंटी क्लॉकवाइज आया, पर अगर टेबलेट तक डेटा नहीं पहुंचा, तो फिर जो लैपटॉप है वो वापस से एंटी क्लॉकवाइज डाटा ट्रांसफर करेगा सेकंड केबल के थ्रू, ठीक है। तो ये इसकी थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कई बार दो जो केबल्स हैं वो भी यूज की जाती हैं, क्योंकि वैसे ये कॉस्ट इफेक्टिव है। कोई डिवाइसेस तो इसके अंदर है नहीं, सिर्फ केबल परचेज करनी है। तो लोग सोचते हैं कि हाँ, अगर एक केबल खराब हो गई तो अपना जो डेटा का ट्रांसमिशन है वो सेकंड के थ्रू होता रहेगा। तो इसमें कई बार दो केबल्स भी यूज होती हैं, जिसको अपन डुअल रिंग टोपोलॉजी बोल देते हैं, ठीक है। और जो डुअल में है वो पहले हमेशा ये ध्यान रखें ना, पहले हमेशा अपना डेटा ट्रांसफर होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ही उसमें कोई फेलियर आता है उसके बाद में डाटा ट्रांसफर होगा क्लॉकवाइज, ठीक है। ओके। यही है। इसके बाद में आ जाता है मैश। मैश में क्या है कि हर डिवाइस एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। अगर इसी का एग्जांपल लें अपन, तो मैश टोपोलॉजी वो होगी जिसमें, वैसे इसमें तो कनेक्टेड ही है, रुको करता हूँ मैं कुछ।
हम्म, ये आपका एक और डिवाइस है, ठीक है। ये आपस में कनेक्टेड है। मान लिया कि ये अपनी रिंग टोपोलॉजी थी, ठीक है। मतलब सारे एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हैं, ये इससे, ये इससे, ये इससे। पर मैश में क्या क्या होता है कि हर डिवाइस एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। मतलब ये इसके साथ में डायरेक्ट भी कनेक्ट होगा, ये भी इसके साथ में डायरेक्ट कनेक्ट होगा। मतलब हर डिवाइस के साथ में हर डिवाइस के डायरेक्टली कनेक्शन होंगे। कि अगर ये आपका मान लिया, ये आपका लैपटॉप सेकंड है, ठीक है। तो मतलब हर डिवाइस एक दूसरे के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड है। कि अगर इसको डायरेक्ट भेजना है तो ये डायरेक्ट भी भेज सकता है। अगर ये केबल खराब हो गई तो ये घूम के चला जाएगा। अगर ये वाली केबल खराब हो गई तो ये लैपटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप इस साइड से आ जाएगा। मतलब डायरेक्ट कनेक्टेड है, इसमें ब्रेकडाउन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। कहीं ना कहीं से बना ही लेगा। जैसे कि एग्जांपल से समझाऊं मैं, अगर ये वाली जो है, अगर ये वाली ब्रेक हो गई तो सिस्टम इसको कैसे भेजेगा? तो कंप्यूटर लैपटॉप 2 को भेजेगा, लैपटॉप 2 कंप्यूटर को भेज देगा, ठीक है। या फिर कंप्यूटर जो है वो लैपटॉप को भेजेगा, ये वाला लैपटॉप फिर टैबलेट को भेज देगा, ठीक है। मतलब कनेक्शन ब्रेक नहीं हो रहा है, घूम फिर के डाटा कहीं ना कहीं से पहुंच जा रहा है। जैसे कि मान लिया कि ये वाली ब्रेक हो गई अपनी, ठीक है। लैपटॉप और टेबलेट के बीच में ये केबल खराब हो गई और इसको डेटा भेजना है, तो ये कैसे भेजेगा? ये यहाँ से भेज सकता है लैपटॉप 2 से कंप्यूटर, कंप्यूटर से लैपटॉप फिर टैबलेट। या फिर लैपटॉप 2 डायरेक्ट लैपटॉप को भेजेगा, फिर लैपटॉप टैबलेट को भेज देगा। मतलब चाहे कोई भी केबल ब्रेक हो जाए, अपने इसमें कनेक्शंस ब्रेक नहीं होते हैं, क्योंकि डायरेक्टली ये बहुत ज्यादा, मतलब इसमें परमुटेशन वाला सीन है। कि अगर इसके जो रास्ते हैं वो बहुत ज्यादा हैं, वो घूम के यहाँ से भी जा सकता है, वो घूम के यहाँ से भी जा सकता है, वो डायरेक्ट भी जा सकता है। तो कितनी ही केबल खराब हो जाएंगी, एक केबल खराब हो जाएगी, दो केबल खराब हो जाएंगी, फिर भी अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश रहेगा, ठीक है। तो हाँ, तो मैश का यही है कि जितने भी सिस्टम्स हैं, ये कनेक्ट ईच डिवाइस टू एवरी अदर डिवाइस इन द नेटवर्क, जैसे कि ये फोटो में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब आता है स्टार। स्टार में बेसिकली क्या है कि एक होता है सेंटर डिवाइस, ठीक है। और बाकी जो होते हैं वो उसके साथ में कनेक्टेड होते हैं। ये हो गया अपना सेंटर डिवाइस, ये एक डिवाइस, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये अपनी है स्टार टोपोलॉजी। इसमें ये जो बीच वाला डिवाइस है ना, ये जी। क्या हो सकता है? ये कोई हब भी हो सकता है, या फिर ये कोई स्विच भी हो सकता है, ठीक है। और ये अपने सारे कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है। तो मतलब बीच, इस हिसाब से अगर कोई कनेक्शन बना रहा है कि बीच में कोई डिवाइस है। अब अगर हब होता है यहाँ पे तो क्या करेगा? अगर इनको चलो नेमिंग कर देते हैं, इसका नाम है 1, 2, 3। ठीक है, नेमिंग कर दिया अपन ने। अब देखो, अगर जो ये सिस्टम 1 है, अगर इसको सिस्टम 3 को डेटा ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो ये पहले जाएगा हब के पास में, फिर ये यहाँ से इसके पास में चला जाएगा। पर अगर हब है तो ये सबको भेजेगा, क्योंकि ब्रॉडकास्ट इसका फंड है कि मैं, अगर मेरे पास में आ रहा है, मुझे नहीं पता कौन कहाँ पे है, मैं सभी को भेजूंगा, ठीक है। और अगर स्विच है तो वो एक को अगर 3 से बात करें तो डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा, फिर ये 3 से बात करवा देगा। तो यही सेम। मैक एड्रेस। हाँ, मैक एड्रेस से। तो यही चीजें हैं।
कि पर इसमें क्या है, एक सिंगल पॉइंट फेलियर है। इसको अपन सिंगल पॉइंट फेलियर ब्रेकडाउन कुछ भी बोल सकते हैं। वो क्यों है कि मतलब एक डिवाइस खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क खत्म। वो कैसे? क्योंकि इनके बीच में जितने भी कनेक्शन है सारे इन्हीं से बने हुए हैं, चाहे यहाँ पे हब हो या फिर स्विच हो। अगर हब या स्विच खराब हो गए, मतलब पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा आपका। समझ रहे हो? क्योंकि बीच बीच में तो यही है, अगर यही डिवाइस काम नहीं किया तो फिर क्या होगा? ना ही ये इससे बात कर पाएगा, मतलब एक ये आपस में बात कर ही नहीं पाएंगे फिर, क्योंकि बात किसके थ्रू कर रहे हैं? इंटरमीडिएटर कौन है इनका? क्या तो हब है अगर इन्होंने हब यूज किया तो, या फिर स्विच है। तो इसको, ये जो टोपोलॉजी है इसका डिसएडवांटेज यही है कि इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, कि अगर ये एक डिवाइस खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क खत्म। जी। ठीक है। बाकी अगर मैं आपको स्विच दिखाऊं तो स्विच कैसे होते हैं, बाकी अपन प्रैक्टिकल में भी देखेंगे कि स्विच कैसे होते हैं। बाकी आपको स्विच दिखा देता हूँ मैं। स्विच अलग अलग आते हैं, अलग अलग पोर्ट्स के आते हैं। 24 भी आते हैं, जैसे कि ये वाला स्विच है, ये 4 8 8 का है। ठीक है। स्विच डिवाइस 24 भी आते हैं, 64 भी आते हैं, जैसे कि ये रहे अलग अलग, ये रहे। तो स्विचेज में अलग अलग है, मतलब अपने हिसाब से अपन खरीद सकते हैं। अगर अपना छोटा नेटवर्क है तो अपन छोटा स्विच खरीद सकते हैं, बड़े बड़े हैं वो ऐसे यूज करते हैं। जी। इसमें कितने होंगे लगभग? 1 2 3 4 5 10 15 20, यानी कि 40 पोर्ट्स हैं इसमें। 40 पोर्ट्स ये हैं इथरनेट वाले, प्लस ये जो दो हैं ये लास्ट वाले दिख रहे हैं। जी। हाँ, ये जो हैं ये इसके फाइबर वाले हैं। ये भी अपन देखेंगे, ये जो लास्ट में जो हैं। ठीक है। तो ये चीजें भी अपन बाद में आगे कवर करेंगे। तो ये चीजें हैं। तो ये जो स्टार टोपोलॉजी है इसमें यही डिफरेंस है कि इसमें सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है। अगर ये डिवाइस बीच में से खराब हो गया तो पूरा नेटवर्क खत्म हो जाएगा। क्योंकि अपन पढ़ तो यही रहे हैं कि नेटवर्क बनते कैसे हैं, कैसे कैसे अपन बना सकते हैं। तो हर नेटवर्क बनाने जी। के कुछ एडवांटेज हैं, कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है। तो अब अपने को देखना है कि कितना कितना रिस्क अपन ले सकते हैं। अपने रिस्क से के हिसाब से, अपनी जो जरूरतें हैं उनके हिसाब से अपन नेटवर्क बनाते हैं अपना। ये जो आता है फिर आता है ट्री। कनेक्ट डिवाइसेस डाउन इन ए स्ट्रक्चर रिजेबलिंग ए ट्री वेयर पेरेंट नोड कनेक्ट टू चाइल्ड नोड्स। इसमें मतलब सेम यही है कि ये मेन कंप्यूटर है, या फिर मान लिया कि ये कोई सर्वर है, इसके नीचे कंप्यूटर आ गया। मतलब ये कैसे बनाते हैं अपन, देखो मैं बताता हूँ। ये मतलब जैसे अपन ऑफिसेज में नहीं होते, ये सेम अपने उसी हिसाब से बना देते हैं। जैसे कि अपन बात करें कि सबसे पहले कौन हो गया, फाउंडर या फिर सीटीओ सीएफओ, ये सारे हो गए। ठीक है। ओके। ये यहाँ पे वो हो गए। इसके बाद में अपना मैनेजर आ गया। मैनेजर के नीचे दो और आ गए। ठीक है। अब इसकी अलग टीम है तो इसके अलग दो बंदे आ गए। इसकी अलग टीम है, इसके दो अलग बंदे आ गए। इसके नीचे एक साइड में एक और बना देते हैं। ओके। इस हिसाब से ट्री टोपोलॉजी काम करती है। मान लिया कि ये जो है, ये यहाँ पे मैनेजर फाउंडर बैठा है। ठीक है। ये यहाँ पे हो गया सीटीओ, ये हो गया सीएफओ, ये यहाँ पे हो गया सेल्स वालों का हेड, ये है सेल्स का हेड। ये फिर नीचे सेल्स की टीम आ गई, सेल्स वन। ये बंदा आ गया सेल्स टू। ये यहाँ पे बैठा है
सोक लीड, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया सोक एनालिस्ट वन, सोक एनालिस्ट टू, ठीक है। इसके नीचे एचआर वाले आ गए, इसके नीचे फिर क्यूए वाले आ गए, ठीक है। इस हिसाब से मतलब जैसे जैसे इनको जरूरत पड़ी कि हाँ सेल्स हेड को बात करनी किससे, सेल्स वालों से, तो इसका पीसी मैन रख लिया। अगर इसको बात करनी है मतलब सेल्स वन को बात करनी है सेल्स टू से, तो भी सेल्स हेड को पता चल रहा है कि आपस में दोनों क्या बातें कर रहे हैं, क्या क्या चीजें ये कर रहे हैं। समझ रहे हो? मतलब जो भी कनेक्शंस इनके बन रहे हैं वो हेड के थ्रू बन रहे हैं। तो अगर सेल्स वन वाला जो वो सेल्स टू से बात करेगा, तो जो इनका हेड है उसको पता होगा कि क्या क्या कर रहे हैं। ऐसे ही अगर ये डिपार्टमेंट आपस में बात कर रहे हैं कि सेल्स हेड को बात करनी है सोक लीड से, तो भी बीच में सीटीओ आ रहा है क्योंकि कनेक्शन यहीं से बन के जा रहा है। तो सीटीओ अगर बीच में आ रहा है तो सीटीओ को सारी चीजें पता चलेंगी। अब ये देखें तो अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। प्राइवेसी लीक भी हो रही है, पर इससे फायदा भी हो रहा है। फायदा कैसे हो रहा है? कई टीम्स आपस में वो कर लेती है, जैसे कि क्यूए का काम क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस, कि जो सोक काम कर रही है वो सही कर रही है या फिर नहीं कर रही है, ठीक है। अब अगर सोक को और क्यूए को आपस में बात करनी है, तो वो कहाँ से होता हुआ आएगा? सीएफओ के पास में आएगा, सीएफओ से फाउंडर आएगा, बाद में सीटीओ आएगा, बाद में सोक लीड के पास में आएगा। मान लो सोक लीड है, ये सोक एनालिस्ट है, इसने कोई गलत रिपोर्ट भेज दी क्लाइंट को, ठीक है, जो कि नहीं जानी थी, या फिर उसने कुछ गलत भेज दिया। अब वो चीज चेक करना किसका काम है? क्यूए वालों का, क्वालिटी एश्योरेंस वालों का, ठीक है। तो अब अगर ये इंटरनली ही मान लिया कि आपस में दोस्त हैं, ये बोल देगा कि यार गलती हो गई, एक काम कर तू बचा लेना मुझे, तो फिर अगर ये ऐसी बातें करते हैं तो ये सारी चीजें इनको पता चल जाएगी। तो टीम्स के बीच में जो जो ट्रांसपेरेंसी है ना, वो रहेगी कि सोकलीड डायरेक्ट क्यूए से बात कर ही नहीं सकता। समझ रहे हो? क्योंकि अगर अगर क्यूए क्यूए और सोक वाले आपस में बात करेंगे, तो ये कनेक्शन बन रहा है सीएफओ, फाउंडर, सीटीओ किन के थ्रू, मतलब सारे ट्री की साइज में एक साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो मतलब इन जो शोक की गलती है वो सबको पता चल जाएगी, ये अपनी गलती छुपा नहीं सकता। क्योंकि अगर ये कुछ भी आपस में बातें करेंगे कि मैंने गलतियां कर दी, क्वालिटी देखना तेरा काम है, तो तू उस चीज को इग्नोर कर देना। पर ये ऐसा नहीं कर सकते। तो जो क्यूए वालों का काम है वो क्यूए वाले को करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे बैठे हैं। क्योंकि अगर नहीं किया तो इसकी जॉब गई, और अगर इसने गलत भेजी है तो इसकी जॉब गई। तो ये बीच में ट्रांसपेरेंसी का काम करता है। तो ये अच्छी भी है अगर देखें तो, कि हाँ जो सीनियर्स हैं उनके ही थ्रू सब कुछ हो रहा है, ठीक है। बाकी ये एक एग्जांपल था, यहाँ पे अलग अलग डिवाइसेज होते हैं, समझ रहे हो? हाँ। तो इस ऐसे जो बनती है ये फायदे हैं, फायदे मैंने बता दिए कि ट्रांसपेरेंसी होती है, जो भी है इसका, कि आपस में ऐसे ऐसे कनेक्शंस बनते हैं, यही सब है। बाकी ये ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं कि कैसे अपन कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आ गया हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या है कि एक से ज्यादा टोपोलॉजी आपस में कनेक्टेड हो गई, ठीक है। जैसे कि इसी को अगर अपन हाइब्रिड बनाए, तो फाउंडर को डायरेक्ट शोक एनालिस्ट से भी कर दिया, इसको डायरेक्ट इससे भी कर दिया, इसके बाद में अगर इसके पास में जाए तो इसको डायरेक्ट इससे कनेक्ट कर दिया। तो इससे हुआ क्या, ये ट्री टोपोलॉजी तो है ही, इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है, पर कई चीजें ऐसी हैं जो आपस में भी कनेक्टेड हैं, तो ये मैस भी हो गया, ठीक है। जी और इसी में तो ऐसा ही है, मतलब एक से ज्यादा एक साथ में कनेक्ट कर दिए जाएं। जैसे कि इनको लगा कि सीटीओ, फाउंडर और सीएफओ इनके बीच में बातें होनी चाहिए, पर कई बार अगर फाउंडर नहीं हुआ अवेलेबल या फिर ये काम नहीं करा, तो क्या सारी चीजें रुक जाएंगी। तो इस वजह से इन्होंने आपस में भी कनेक्शंस बना लिए, क्योंकि इन ये दोनों मैन हेड हैं कंपनी के, इनकी बातें होनी बहुत ही जरूरी है, राइट।
कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में डायरेक्ट ये कनेक्शंस भी इन्होंने बना लिए। तो वही है कि ये इसके थ्रू तो कनेक्टेड है ही, फाउंडर के थ्रू, बट इनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शंस भी बन रहे हैं। तो मतलब ओके। एक से ज्यादा स्ट्रक्चर इन्होंने यूज कर लिया, ये ट्री वाला भी कर लिया और डायरेक्ट कनेक्शन भी इन्होंने बना लिए, तो मैश भी इसमें आ गया। तो मतलब हाइब्रिड का वही है, हाइब्रिड यानी कि एक से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा दो को अगर आपने कनेक्ट किया है तो उसको ये हाइब्रिड बोल देंगे। अब हाइब्रिड में कुछ भी हो सकता है, जैसे कि एक रिंग टोपोलॉजी को ट्री के साथ में कनेक्ट कर दिया, एक बस टोपोलॉजी को मैश के साथ में कर दिया, स्टार के साथ में कर दिया, यानी कि दो या फिर दो से ज्यादा अलग अलग स्ट्रक्चर अगर एक साथ कनेक्टेड हैं तो उस चीज को अपन बोलेंगे हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है। ओके। तो आज अपन ने अब तक पढ़ा है एक तो नेटवर्क टोपोलॉजी की, नेटवर्क टोपोलॉजी होता क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, या फिर बोल दें कि ये स्ट्रक्चर अपने को बताता है कि कोई भी कनेक्शंस बने हुए हैं, कोई भी कंपनी है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कैसे वो आपस में एक दूसरे के साथ में बातें करें, कैसे वो कनेक्टेड है। ठीक है। सो इट्स ए फिजिकल एंड लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ द एंड पॉइंट्स, कि उनके बीच में कैसा डाटा फ्लो हो रहा है। ठीक है, बेसिकली क्योंकि अपन यही देख रहे हैं कि अगर ये कंप्यूटर है, अगर ये वाला कंप्यूटर है, ये वाला कंप्यूटर, तो इनके बीच में डाटा फ्लो कैसे हो रहा है आपस में, राइट। सीईओ के थ्रू हो रहा है, सोगलिड के थ्रू हो रहा है, मतलब कौन कौन से कंप्यूटर्स आ रहे हैं, कैसे वो एक दूसरे के साथ बातें कर पा रहे हैं, यही चीजें देख रहे हैं अपन। तो नेटवर्क टोपोलॉजी का सिंपल सा मीनिंग यही है कि एक दूसरे के साथ में कंप्यूटर कैसे कनेक्टेड है, कैसे वो बातें कर पा रहे हैं, कैसे उनके बीच में डेटा का फ्लो हो रहा है, कैसे वो कनेक्शंस बना रहे हैं। ठीक है। तो लॉजिकल एंड फिजिकल कनेक्शंस, कि अपन ने इनके कैसे लॉजिकली बनाए हैं, फिजिकली बनाए हैं। फिजिकली यानी कि आप बोल सकते हो कि केबल्स कनेक्टेड कर दिए, ठीक है, वायरलेस हो गया, ये सारी चीजें, ये कनेक्शंस बन कैसे रहे, क्योंकि ये सारे कनेक्टेड तो आपस में वायरलेस भी हो सकते हैं। अगर सेम नेटवर्क में है तो डायरेक्ट वाईफाई से भी कनेक्ट हो ही जाएंगे सारे। तो वही चीजें हैं कि अपन कैसे बना रहे हैं इसको। तो इनमें से किसी भी टोपोलॉजी में आपको कोई डाउट? नहीं, नहीं, सब कुछ क्लियर है, राइट। समझ गया। ओके, हाँ, यस। बाकी अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैं आराम से पिक्चरें दिखा के जो भी इमेज है इनकी अच्छे से और समझा दूंगा। अब अपन पढ़ते हैं ओके। एड्रेसिंग। ये आईपी एड्रेस लिखा हुआ डायरेक्ट, पर अपन पहले एड्रेसिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक एड्र है। एड्रेसिंग क्या है, कुछ पता है आपको? कोई अगर थोड़ा क्या? बहुत भी। हाँ, क्या बोल रहे हो? एड्रेस हाँ, एड्रेसिंग। मतलब एड्रेस मतलब जो डिवाइसेस को जो आप आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हो, जो सिस्टम को, मतलब कैसे हाँ कैसे। हाँ, सेम ये वही है। एड्रेसिंग का मतलब है, देखो मैं बताता हूँ। एड्रेसिंग का मतलब है टू प्रोवाइड एड्रेस, ठीक है। अब एड्रेस अलग अलग हो सकते हैं। एड्रेसिंग के अंदर फिर अपन डाल देते हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर, ये है इसका, ठीक है। ये ये मैं, रुको 2 मिनट दो मुझे, मैं समझाता हूँ अच्छे से। ठीक, ये एड्रेसिंग है, इसमें से ये अपना आ गया लॉजिकल, ये अपना आ गया फिजिकल, इसमें फिर ये आ गया IPv4, ये आ गया IPv6, और फिजिकल में ही फिर सेम आ जाता है मैक। ठीक है। मतलब एड्रेसिंग क्या है कि किसी भी डिवाइस को कोई एड्रेस देना,
ठीक है, अब वो एड्रेस दो टाइप के हो सकते हैं, क्या तो लॉजिकल होगा या फिर फिजिकल होगा। फिजिकल यानी कि जहां पे आप हो, जो चीज आपके पास, मतलब ये चीज चेंज नहीं हो सकती। मतलब आपका कोई एड्रेस है कि आप अलीगढ़ में रहते हो, तो आप अलीगढ़ में ही रहते हो, वो आपका फिजिकल एड्रेस है, तो ये चेंज नहीं हो सकता। ठीक है। पर लॉजिकल एड्रेस क्या है कि आईपी अलोकेट कर दी। जैसे ही आप नेटवर्क के साथ में कनेक्टेड हुए, नेटवर्क ने आपको एक आईपी दी, आप डिस्कनेक्ट हो गए, वो आईपी किसी और को दे दी। ठीक है। अगर वो भी डिस्कनेक्ट हो गया तो तीसरा कनेक्ट हो रहा है, तो उसको वापस से वही आईपी दे दी। तो ये आ गया आपका लॉजिकल एड्रेसिंग के अंदर। फिजिकल में यानी कि आपका मैक एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस बाद में आगे दो में वापस से डिवाइडेड है, IPv4 एंड IPv6। ठीक है। तो एड्रेसिंग क्या है? एड्रेसिंग यही है, टू प्रोवाइड ए एड्रेस टू ए डिवाइस। अब वो एड्रेस कैसा है? वो फिजिकल भी हो सकता है, लॉजिकल भी हो सकता है, जिसमें मैक एड्रेस भी आएगा, IPv4 भी आएगा, IPv6 भी आएगा। ठीक है। ओके। तो ये चीजें अपन धीरे धीरे आगे पढ़ने वाले हैं। अब अपन स्टार्ट करेंगे एड्रेसिंग से। एड्रेसिंग क्या है? टू प्रोवाइड एड्रेस, वो फिजिकल हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है। लॉजिकल में अगर जाएंगे तो IPv4 आएगा और IPv6 आएगा। लॉजिकल दो ही टाइप से दे सकते हैं। और एक होता है फिजिकल एड्रेस, जिसमें आएगा अपना मैक एड्रेस, जो डिवाइस पे इन बर्न होता है, जो अपन चेंज नहीं कर सकते। आपके फोन का एक ही मैक एड्रेस है, और वो मैक एड्रेस जब तक आप फोन चेंज नहीं करेंगे, तब तक वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। जी। तो ओके। इसको इसको बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। मतलब इस डिवाइस के ऊपर स्टेब्लिश्ड है, ये पहले से कंफर्म है कि इसका यही होगा तो यही होगा, जब तक अपन चेंज नहीं करते हैं उसको। और लॉजिकल में क्या है कि एक बार आया, दूसरी बार दूसरा आएगा, तीसरी बार तीसरा आएगा। पर ये भी स्टैटिक हो सकते हैं, ये भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। स्टैटिक भी होता है, डिफॉल्ट भी होता है। तो ये चीजें भी जैसे जैसे अपन आगे जाएंगे धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएंगी। तो एड्रेसिंग अपन ने देख लिया। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है फिजिकल एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस। ठीक है। फिजिकल एड्रेस में अपना आता है मैक एड्रेस। फिर अगर लॉजिकल एड्रेस की बात करें तो लॉजिकल एड्रेस आगे दो टाइप्स का है, IPv4 और IPv6। IPv4 IPv4 में भी दो टाइप्स हैं, पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी। ठीक है। पब्लिक आईपी वो है जो अपन अपने नेटवर्क से बाहर जा रहे हैं, उस टाइम पे जो आईपी अपन यूज कर रहे हैं। ठीक है। जी। और प्राइवेट आईपी वो है कि अपन जो अपने नेटवर्क के अंदर है, उस टाइम पे जो आईपीज अपन यूज कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा कि अपने को फिजिकल आईपी नहीं है, पब्लिक आईपी अलग चाहिए और प्राइवेट आईपी अलग चाहिए। कुछ सर आइडिया है? अगर चलो मैं बताता हूँ। ये जो चीजें स्टार्ट हुई थी ना, ये स्टार्ट हुई थी नेट और पैट से। ठीक है। ये प्रोटोकॉल्स है जो अपन आगे पढ़ेंगे। मतलब इसमें हुआ क्या था कि देखो, अगर मैं बताता हूँ आपको, IPv4 टोटल कितने हो सकते हैं। ओके। हाउ मैनी IPv4 एड्रेसेस एग्जिस्ट। तो ये जो इसका है, ये है 2 की पावर 32। मतलब अकॉर्डिंग टू रिजर्व्ड IP एड्रेस देयर आर वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लेख, 10 लाख। मतलब 58 करोड़ है ये, 58 करोड़ समथिंग लाइक दिस, राइट? नहीं, ओके। नॉट 58। then, देयर आर 3,70,000 64,52,992 पब्लिक एड्रेसेस हैं। मतलब इतने ही हो सकते हैं। पर आज के में अगर अपन डिवाइसेस देखें तो डिवाइसेस कितनी है? आपके पास में ही एक दो फोन होंगे, आपके घर में चार पांच फोन होंगे, तो उन सबको अलग अलग एड्रेस अपन प्रोवाइड नहीं करवा सकते, राइट? क्योंकि
पूरे दुनिया के अंदर अगर अपन वो देखने जाएं पॉपुलेशन, तो वो कितनी ज्यादा है? जितने एड्रेसेज हैं उससे ज्यादा तो उनके आज के दिन में पॉपुलेशन है। उसके बाद में हर आदमी के पास में लैपटॉप भी है, फोन भी है, उनके टीवी भी हैं, एक एक के पास दो दो फोन भी हैं, टेबलेट्स भी हैं। तो उन सबको अलग अलग आईपी प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं था। इस वजह से कॉन्सेप्ट आया कि इन सबको एक काम करते हैं, जैसे कि इसके थ्रू समझाता हूं मैं। कि मान लिया ये आपका घर है, आपके घर में आप 4 बंदे हो, ओके। ठीक है? ये आपका हाउस है, ये आप हो, ये आपके फादर है, ये मदर है, और ये ब्रोदर है, ठीक है? तो इन्होंने किया क्या कि इस हाउस को ना एक क्या दे दो, एक दे दो पब्लिक आईपी। इनको दे दी एक पब्लिक आईपी, बाकी आपको सारों को असाइन हो गई प्राइवेट आईपी। यानी कि वो प्राइवेट आईपी ऐसी आईपी है जिससे सिर्फ आप 4 ही आपस में बात कर सकते हो, ठीक है? ओके। पर अगर आपको बाहर जाना है, मतलब अगर आप अपने नेटवर्क से बाहर जा रहे हो, अब आप बाहर किस सिचुएशन में जाओगे? जैसे कि आपको इंटरनेट का यूज करना है, अगर आपको आपस में कोई चीजें शेयर करनी है, आपस में कनेक्टेड रहना है, तो उसके लिए आपको पब्लिक आईपी की जरूरत नहीं है। पर अगर आप बाहर जा रहे हो, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जा रहे हो, या फिर किसी वेबसाइट पे जा रहे हो और कहीं पे जा रहे हो, तो उसके लिए आपको एक पर्टिकुलर एड्रेस चाहिए होगा जो कि पूरी दुनिया में नोन हो। मतलब ये वही चीजें हैं, ये जो है प्राइवेट आईपी अपना घर का नाम है, जो अपने घर वाले ही जानते हैं सिर्फ, इसके अलावा इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है बाहर, ठीक है? पब्लिक आईपी वो नाम है जो बाहर भी अपने को सारे लोग जानते हैं, ठीक है? जो अपना ऑफिशियल नाम है वो, मान लीजिए कि पब्लिक आईपी जैसा है कि अगर आप घर पे हो तो आपकी प्राइवेट आईपी होगी, जो आपके निकनेम्स है उसके नाम से ही आपको जानेंगे और बातें होंगी आपस में। पर जैसे ही आप घर से बाहर जाते हो तो आपका एक ऑफिशियल एड्रेस आ जाता है, पब्लिक आईपी, जो कि वेल नोन है पूरे वर्ल्ड के अंदर, कि अगर ये एड्रेस है तो ये एड्रेस किसका होगा, ठीक है? तो ये डिफरेंस है पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी में। और ये बनाए क्यों गए थे? ये नेट और पेट की वजह से बनाए गए थे। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी इतना याद रखो कि ये पब्लिक आईपी और ये प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी यानी कि एक ही नेटवर्क के अंदर यूज हो रही है, और इन सबको, अब बात क्या है कि इनको एक ही आईपी मिलेगी, तो आईपी बचा ली ना अपन ने, क्योंकि हाँ। अगर सबको अलग अलग देते तो एक आईपी आपको चाहिए होती, एक आपके फादर को, एक आपके मदर को, एक आपके ब्रदर को, 4 आईपीज अपने को चाहिए होती। पर जो अभी मैंने दिखाया, जो पब्लिक आईपी है वो तो लिमिटेड है, राइट? तो फिर उसकी शॉर्टेज को पूरा करने के लिए इन्होंने क्या किया कि इन चारों को एक ही आईपी दे दो, आपस में ये प्राइवेट आईपी से बात कर लेंगे, और अगर बाहर जाना है तो पब्लिक आईपी से बात कर लेंगे, ठीक है? ओके। अब आपको इनकी रेंजेस भी याद रखनी है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम बात करते हैं IPv4 कि IPv4 क्या है। IPv4 जो है वो 32 बिट्स का होता है, ठीक है? यानी कि IPv4 हमेशा की ऐसे लिखा जाता है IPv4, ठीक है? मतलब इसके 4 ब्लॉक्स होते हैं हमेशा, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया 192, या फिर 92 लिख दिया, 92, 68,
112.32। मान लिया कि ये एक आईपी एड्रेस है। तो ये जो टोटल जो है ना, ये यहाँ से मिला के यहाँ तक टोटल होता है 32 बिट्स। इस कोने से लेके यहाँ तक, ये टोटल जो होते हैं ये 32 बिट्स के होते हैं। 32 बिट्स। अब अगर बात करें कि ये डिवाइडेड कैसे हैं, तो ये 4 ब्लॉक्स में होता है, ठीक है। तो ये जो है, ये हो गया 8 बिट का, ऐसे ये भी 8 बिट का हो गया, मतलब सारे 8 बिट्स के होते हैं ये। तो 8, 16, 24, 32, राइट। इस हिसाब से डिवाइडेड होता है। 4 ब्लॉक्स हैं इसके, जिनमें 8, 8, 8, 8, तो टोटल हो गए 32। इस हिसाब से ये चलता है। ये डेसिमल फॉर्मेट में होता है। अब चलो इसको, इसकी नोटेशन बताता हूँ मैं। ये मतलब कैसे लिखा जाएगा, जैसे कि इसको लिखे अपन 92.68.112.32। तो 92, इस हिसाब से इसको अपन लिख सकते हैं। ओके। हाँ। ठीक है। डेसिमल फॉर्मेट, डेसिमल फॉर्मेट कौन सा होता है आपको ये तो पता होगा। डॉट जो अपन यूज करते हैं, हाँ। 0.1, 0.2, तो ये डेसिमल फॉर्मेट है। ठीक है। तो इसकी जो नोटेशन होती है ये डेसिमल फॉर्मेट में होती है। जो ये 92 है, ये 8 बिट्स का है। इसके बाद में जो 68 है, ये भी 8 बिट्स में है। 112 है, ये भी 8 बिट्स में है। तो ऐसे करके इसकी जी। डेसिमल फॉर्मेट में नोटेशन होती है, और 4 ब्लॉक्स में ये होता है, जिसमें से हर ब्लॉक 8 बिट्स का होता है। ये चीजें याद रखना आप। इन चीजों का अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि आपको बाद में समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाकी लेक्चर्स मैं अपलोड कर दूंगा आज, तो वो भी आप वापस से देख लेना अगर कोई भी इश्यू होता है तो, ठीक है। तो IPv4 में याद रखना टोटल है 32 बिट्स, ठीक है। और इसमें 4 ब्लॉक्स होते हैं, जो कि एक ब्लॉक होता है 8 बिट का। तो ये 4 ब्लॉक मिलके क्या बनाते हैं, आईपी एड्रेस हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा। इसमें 1, 2, 3, 3 पॉइंट्स आएंगे, यानी कि एक ये, इसके बाद में डॉट, सेकंड ब्लॉक, डॉट, थर्ड ब्लॉक, फिर ये, ठीक है। नोटेशन यही रहता है। जी। तो ये चीजें आप अच्छे से ओके। याद रखना कि इसका नोटेशन कैसे होता है, कैसे अपन आईपी लिखते हैं। क्योंकि कल को अपन प्रैक्टिकल करेंगे ना, तो उस टाइम पे आप ही को आईपी असाइन करने के लिए दूंगा मैं, कि आईपी इनमें असाइन कीजिए। तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि कौन से बिट्स हैं, कौन से क्लासेज में होंगे। अब अपन क्लासेज का भी पढ़ेंगे। तो IPv4 जो है वो क्लासफुल आईपी एड्रेस है। क्लासफुल यानी कि ये सब डिवाइडेड है, जैसे कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, ये अपन आगे पढ़ेंगे। ये अपने को प्रोवाइड कौन करवाता है, IPv4। IPv4 इज प्रोवाइडेड बाय आयना, आईकैन एंड एरिना, ठीक है। ओके। अब इसमें भी अलग अलग है कि अपने, चलो ये आपका घर का काम है। आज मैं ये बता देता हूँ कि इन तीनों का अलग अलग काम है, ठीक है। आयना का, IANA का अलग काम है, आईकैन का अलग काम है, और एरिना का अलग काम है। पर ये तीनों अपने को IPv4 एड्रेस प्रोवाइड करवाते हैं। अब आपको ये पता करके लाना है कल घर से कि आयना किसको आईपी प्रोवाइड करवाएगा, आईकैन जो है वो किसको आईपी प्रोवाइड करवाएगा, और जो एरिना है वो किसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। ओके। ओके। तो ये आपका रिसर्च टॉपिक है। एक चीज मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ कि जितनी आप अपनी गूगलिंग की स्किल्स बढ़ाओगे ना, वो आपको उतनी ही ज्यादा काम में आने वाली है। तो धीरे धीरे मैं उस चीज की भी आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, कई चीजें आपको सिखाऊंगा भी। क्योंकि हर चीजों का देखो सॉल्यूशन इंटरनेट के पास में है। हर चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है।
पर आपको एज ए हैकर, आप किसी भी फील्ड में जाते हो तो आपको पता होनी चाहिए कि मुझे वो चीजें ढूंढनी कैसे है। ठीक है, क्योंकि अगर जी। हर किसी को गूगल चलाना आता तो फिर तो हर कोई कुछ भी ढूंढ के हैकर बन जाता, कुछ भी वो ढूंढ के ले आता, राइट। तो ये चीजें मैं आपको धीरे धीरे सिखाने वाला हूँ, तो ये आपका रिसर्च टॉपिक है। जितना आप ढूंढ सके उतना आप ढूंढना, फिर भी अगर नहीं मिला तो फिर ये चीजें मैं ढूंढ के दिखाऊंगा आपको। ओके। कि आईना क्या है, आईकैन क्या है, और इनके काम क्या है, ये किनको आईपी प्रोवाइड करवाते हैं। आईपी फॉर यूज्ड इन पब्लिक जी। नेटवर्क, स्मॉल नेटवर्क, ठीक है। ये 4 ब्लॉक्स में होती है, ईच ब्लॉक जो है वो 8 बिट्स का होता है, ठीक है। इट वॉज फर्स्ट, जी। IPv4 was the first version deployed for production on ये 1982 में ये बना, on the ARPANET in January 1983, ठीक है, यही है। फिर जो मैं क्लास एंड रेंजेस बता रहा था इसके, वो है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। जो क्लास ए है वो 0 to 126 है। इसमें स्लैश में 127 लिखा हुआ है, ये भी आपका रिसर्च टॉपिक है कि 127 जो है वो क्या है, ये स्लैश में क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। लुक बैक आईपी करके मैंने लिखा ओ, हुआ है। तो ये लुक बैक आईपी होती क्या है, ये भी आपका वो है, रिसर्च टॉपिक है। इस पे भी कल रिसर्च करके लाना। और दूसरी चीजें, ये पांचों चीजें बड़ी मेन है, तो ये नंबर जो है ये आपको याद होने चाहिए कि क्लास ए कहाँ से कहाँ तक है, क्लास बी कहाँ से कहाँ तक है, क्लास बी जो है वो ओके। 128 to 191 है, क्लास सी 192 to 223 है, क्लास डी जो है वो 224 से 239 है, और क्लास ई जो है वो 242 to 255 है। तो ये चीजें कल आपको याद ओ, करनी है। 127 क्या है, ये आपको पता करना है। दूसरा, ये तीनों किन किन डिवाइसेज को कैसे आईपी प्रोवाइड करवाते हैं, इन तीनों के ओ, बारे में पता करना है, ठीक है। ओके। बाकी अपन कल इससे आगे स्टार्ट करेंगे। ये मैं कल आपको अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। IPv4 तो हो ही गया, बस इसके क्लास एंड रेंजेस बचे हैं। बाद में आगे धीरे धीरे IPv6 पे जाएंगे अपन, ठीक है। ठीक है। ओके। थैंक यू। ओके, यू आर वेलकम ऋतिक।